नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पिता के लीवर खराब होने पर बेटे पहुंचे वकील के पास। तब डॉक्टर से बात करके जिसने उस बुजुर्ग की जान बचाई, अपना लीवर देकर भी। आखिर कौन था वह? आइए जानते हैं इस कहानी में। जब सगे बेटों ने अपने ही पिता की अर्थी की सारी तैयारियां कर लीं, तो जब बेटे अपने पिता की लाश लेने के लिए अस्पताल में पहुंचे तो उसे पता चला कि वहां तो उसके पिता हैं ही नहीं। उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी कहाँ है कहाँ नहीं, यह उन लोगों को नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब वह खतरे से बाहर थे और अब इसीलिए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अवधेश जी अपनी बीवी बच्चों के साथ कई वर्षों पहले ही शहर में आ बसे थे। शुरुआत में दूसरों के मकान में किराए पर रहे, फिर धीरे धीरे करके एक कमरे का मकान खरीदा और फिर वक्त के साथ साथ ईश्वर की नज़र सीधी रही और अवधेश जी जिस काम पर हाथ रखते गए उस काम में उन्हें सफलता मिलती चली गई। बस एक बार जो काम स्टार्ट कर दिया सो कर दिया। अब तो अवधेश जी एक साथ कई कई कामों को संभाल रहे थे और इसके लिए उन्होंने भरोसेमंद मजदूरों को रखा हुआ था, जिन पर भरोसा करने के साथ साथ वह उनके परिवार का और उनका पूरा ख्याल भी रखते थे। क्योंकि अवधेश जी का मानना था कि यदि इंसान बेईमानी करेगा तो कहीं ना कहीं अगर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो वह बेईमानी करेगा ही। इसीलिए जो व्यक्ति हमसे जुड़ा है, जो व्यक्ति हमारे लिए इतना काम कर रहा है और अपनी ईमानदारी दिखा रहा है, उसे उसकी ईमानदारी का इनाम कुछ इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि उसके परिवार को और उसे किसी भी चीज़ का कोई भी अभाव ना हो। इसीलिए अवधेश जी इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते थे और इन सब के बावजूद भी यदि कोई बेईमानी करना चाहे तो वह ईश्वर की मर्जी, वह अपना ईमान और धर्म भ्रष्ट करेगा। और फिर इन सब को देखने के लिए भी वे खुद तो जाते थे ही, जो कि किसी भी फैक्ट्री में वे कभी भी जाकर धावा बोल सकते थे। हालांकि उनकी अभी जो 2 से 3 ब्रांच चल रही थीं, वह बहुत छोटे स्तर पर थीं, क्योंकि अवधेश जी ने शुरू शुरू में एक काम शुरू किया और जैसे ही वह अच्छा चल पड़ा कि तभी उन्हें उनके किसी जानकार ने किसी अन्य काम की जानकारी दे दी और इस तरीके से उन्होंने एक साथ 2 और नए काम शुरू कर लिए, जिससे कि उन दोनों में से कोई एक काम तो चल ही जाए। लेकिन यह क्या, उनके तो वे दोनों काम ही चल पड़े और इसी तरह से अवधेश जी अब तो खूब नोट छापने लगे थे। इसीलिए अवधेश जी ने अब अच्छी खासी ज़मीन खरीद कर शहर में ही अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए मकान भी बनवा लिया था। अब अवधेश जी अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी अपने नए घर में रहा करते थे। उनका यह घर उनके पिछले छोटे से घर से कई गुना बड़ा था। सबके अपने अपने कमरे थे, अपनी अपनी आज़ादी थी। जहाँ पहले अवधेश जी के पास खाने को 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं थी, वहीं अब अवधेश जी के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फल फ्रूट, मेवा मिष्ठान से लेकर बच्चों के पहनने ओढ़ने और खेलने कूदने का हर एक सामान वक्त से पहले आ जाता। बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी और इसी शानो शौकत और अपने बच्चों की सुविधाओं को बनाए रखने के लिए अवधेश जी दिन रात मेहनत करते थे और इन सब में अवधेश जी का पूरा पूरा साथ दिया उनकी धर्म पत्नी अवंतिका जी ने। अवंतिका जी ने अवधेश जी का हमेशा साथ दिया। उनके सबसे मुश्किल वक्त में जब उनके साथ कोई नहीं था, तब भी अवंतिका जी उनके साथ खड़ी रहीं। और बस इधर अवधेश जी ने घर के बाहर की सभी जिम्मेदारियों को संभाला और अवंतिका जी ने अपने घर में रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखा और पूरी कोशिश की कि वह अपनी तरफ से उन्हें हमेशा सही शिक्षा दें। और ऐसा हुआ भी। जब तक उनके बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद तक भी उनके बच्चे अपने माँ बाप की हर एक बात मानते थे। और फिर माँ बाप का फ़र्ज़ तो इतना ही होता है ना कि अपने बच्चों को बचपन से सही गलत के बीच फ़र्क समझाएं। बड़ा होने के बाद भी यदि इंसान जानबूझकर गलत रास्ते पर जाता है या अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ते को चुनता है, तो उसमें उसके माँ बाप की भला क्या ही गलती। बस ऐसा ही अवंतिका जी के साथ भी हुआ। अवंतिका जी ने
अपनी तरफ से अपने बच्चों को हर अच्छी सीख दी, लेकिन बुढ़ापे में उनकी औलाद उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगी, इस बात का अंदाज़ा उन्हें नहीं था। अवंतिका जी और अवधेश जी दोनों ही जब से उनके पैसे की किल्लत दूर हुई थी और ईश्वर की कृपा उन पर बनी, तब से ही उन्होंने गरीब बच्चों का हाथ थाम लिया और जब भी उनसे जितना भी बन पड़ता वह अपनी तरफ से गरीबों की मदद कर दिया करते थे। अवधेश जी और अवंतिका जी किसी भी शुभ मौके पर अनाथ आश्रम जाना नहीं छोड़ते थे। वह अपनी हर खुशी उन अनाथ बच्चों के साथ बांटते थे जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए, और वह पूरी कोशिश करते थे कि उनसे जितना बन पड़े वे उन बच्चों की मदद करें। और जब भी उन्हें समय मिलता तो वह अनाथ आश्रम में घूमने के लिए भी जाया करते थे। इतने अच्छे इंसान के साथ भला ईश्वर बुरा कैसे होने दे सकते हैं? और कहते हैं ना कि आपका किया हुआ हर एक काम आपके सामने ज़रूर आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। ऐसा ही अवधेश जी के साथ होने वाला था, जिसका अभी तक उन्हें अंदाज़ा नहीं था। अवधेश जी के बच्चे कॉलेज में आ चुके थे। अवधेश जी के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे और उनकी एक इकलौती बहन थी। वह भी पढ़ाई लिखाई में किसी से कम नहीं थी। तीनों भाई बहन साथ में गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, और सीधा पढ़ाई में ही ध्यान लगाया करते थे। अब अवंतिका जी और अवधेश जी दोनों ही निश्चिंत थे। केवल चिंता थी तो अपने बच्चों की शादी की। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को एक बात समझा दी थी कि बेटा, यदि कॉलेज में या ऑफिस में कभी भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ तुम पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो, या कोई भी इंसान तुम्हें अच्छा लगता है, तो कोई भी गलत कदम उठाने के बारे में कभी मत सोचना। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमेशा तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं और साथ ही तुम्हारी सलामती भी। आज की दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है और इसीलिए हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम लोगों की ज़िंदगी में जो भी इंसान आए, चाहे वह लड़की हो या लड़का, वह ऐसा हो कि तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख ना दे, कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो उसके कारण। इसीलिए यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा कोई मोड़ आता है तो हमें ज़रूर बताना। अब अपने बच्चों को उन्होंने इतनी आज़ादी पहले से दी हुई थी ताकि उनके बच्चे कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं, और ऐसा ही हुआ भी। उनके बेटे जैसे जैसे पढ़ाई पूरी कर रहे थे वैसे वैसे उन्होंने अपने लिए अपने जीवन साथी भी चुन लिए, लेकिन इसके बारे में अभी तक घर पर उन्होंने कुछ नहीं बताया था। इधर अवंतिका जी और अवधेश जी हर बार की तरह इस रक्षाबंधन पर भी उन अनाथ बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर पहुँचे, जिन बच्चों को शायद ही कोई खुशियाँ नसीब होती होंगी। जो बच्चे पहले ही अपना सब कुछ खो चुके हैं, उन्हें भला कोई क्या ही दे सकता है, लेकिन फिर भी वे मानते थे कि हम उनकी ज़िंदगी के दुख को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकते हैं उन्हें ऐसी छोटी मोटी खुशियाँ देकर। और बस इसी बहाने से ढेर सारी मिठाइयाँ, खिलौने और राखियाँ लेकर वे अनाथ आश्रम में पहुँच गए। वहाँ जाकर देखा तो सब बच्चे बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अवधेश जी वहाँ के संचालक के पास पहुँचे, उनसे बात करने के लिए गए, और अवंतिका जी वहीं आसपास खेल रहे बच्चों से बातें करने लगीं और इधर उधर घूमने लगीं कि तभी अवंतिका जी की नज़र वहीं बैठे एक मासूम बच्चे पर पड़ी, जिसके होठों से मुस्कुराहट कोसों दूर थी, जो इतना मासूम था कि उसे देखते ही उसके गाल खींचकर उसे गोद में उठाने को जी चाहता। और इतना छोटा बच्चा जहाँ सब बच्चे खेल रहे थे, वहाँ वह एकदम उदास होकर बैठा था। यह देखकर अवंतिका जी को बहुत बेकार लगा। उन्होंने उस बच्चे के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चा उसने अवंतिका जी की तरफ देखा और फिर दूसरी ओर मुँह करके बैठ गया। अवंतिका जी ने जब उससे बात करने की कोशिश की तब भी वह कुछ नहीं बोला, बस अवंतिका जी की ओर देखकर झूठी मुस्कुराहट उन्हें दिखा दी, जो कि अवंतिका जी को अच्छे से समझ आ रही थी। वह बच्चा भी बहुत छोटा था, मुश्किल से 5 साल का छोटा बालक रहा होगा। इधर अवधेश जी को भी संचालक से बातचीत करने में काफ़ी समय लग गया, और इतनी देर में अवंतिका जी बच्चों से बात करने की कोशिश किए जा रही थीं।
तब उन्होंने जब उस बच्चे से कई बार पूछा तो उसने अवंतिका जी को अपने नाम के बारे में बताया। उस लड़के का नाम अभी था। अवंतिका जी ने उससे पूछा कि बेटा, क्या आप स्कूल जाते हो? लेकिन उसके बाद उसने उनकी किन्हीं भी बात का जवाब नहीं दिया और वहाँ से उठकर अंदर चला गया। अवंतिका जी उसके पीछे जाने लगीं। फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह अकेलेपन की तलाश में अंदर जा रहा है। फिर से इसके पीछे जाऊंगी तो यह फिर से मुझसे दूर ना भागने लगे। इसीलिए अवंतिका जी वहीं रुक गईं और उन्होंने वहाँ के संचालक से बात करने का फैसला किया। थोड़ी देर में अवधेश जी भी वहाँ के संचालक के साथ बातचीत करते हुए अंदर से बाहर की ओर आने लगे। तब बरामदे में बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही अवधेश जी बाहर आए तो अवंतिका जी की ओर मुस्कुरा दिए और उनसे कहा, चलिए घर चलिए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। दरअसल बातों में पता ही नहीं चला। खैर, आप यहाँ बोर तो नहीं हुई? तो मुस्कुराते हुए अवंतिका जी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, भला बोरियत कैसी, यहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं। अगर सबसे हाय हेलो करने लग जाओ तो यूं ही समय निकल जाता है। ऐसे में बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तभी अवंतिका जी ने वहाँ के संचालक से कहा कि भाई साहब, दरअसल मुझे आपसे कुछ जानना है। अवंतिका जी ने अवधेश जी को उस बच्चे के बारे में बताया और कहा कि वह उस बच्चे से मिलना चाहती हैं। वहाँ खड़े संचालक ने भी यह बात सुन ली और वह कहने लगा कि मैडम, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? तब अवंतिका जी ने उस बच्चे के बारे में उन्हें बताया कि वही जो 5 साल का छोटा सा मासूम बच्चा है, जिसके गाल फूले हुए और एकदम सॉफ्ट हैं, जिसकी आंखें बहुत मोटी मोटी और कटीली सी हैं, मुस्कुराते हुए किसी गुड्डे से कम नहीं लगता। लेकिन परेशानी तो यह है कि वह मुस्कुराता ही बहुत कम है। उनकी इस बात पर चौंकते हुए वह संचालक उनकी ओर देखने लगा और बोला, मुस्कुराता हुआ? बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहीं आप उस छोटे बच्चे की बात तो नहीं कर रही जो गुमसुम सा बैठा रहता है और किसी से बात नहीं करता? तो अवंतिका जी कहने लगी कि हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल वही मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वही जो यहाँ पर बैठा था, बाकी बच्चों से अलग। तब अवंतिका जी की बात पर हंसते हुए संचालक कहने लगे, मैम प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी या फिर आप किसी और बच्चे के बारे में बात कर रही हैं। आप मेरे साथ चलकर सब बच्चों को देख लीजिए कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। हो सकता है मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ और आप किसी और के बारे में बात कर रही हैं, पर आप जो बता रही हैं उस हिसाब से तो मुझे वही लगता है। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि यह कैसे हो सकता है। तो अवंतिका जी आश्चर्य से उनकी ओर देखती हुई बोली कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब, बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं। आप जिसके बारे में कह रहे हैं हो सकता है यह वही बच्चा हो। तो वह आदमी थोड़ी चिंता की स्थिति में आते हुए कहने लगा, मैम बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन यह बच्चा बाकी सब बच्चों से अलग है। देखने में यह जितना क्यूट और जितना प्यारा है ना, उसके मन के अंदर उतना ही दुख, उतना ही दर्द और तकलीफ़ छिपी हुई है, शायद जिसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। उनकी यह बात सुनकर अवधेश जी और अवंतिका जी दोनों ही चौंक गए और उन संचालक ने कहा कि आप परेशान मत होइए, पहले आप मेरे साथ अंदर आइए और मुझे बताइए कि आप किस बच्चे से मिलना चाहते हैं, या फिर मैं आपको एक बार फिर से सभी बच्चों से मिलवा देता हूँ। यह कहकर संचालक उन्हें अपने साथ अंदर ले गए, क्योंकि अब तक बच्चे अंदर जा चुके थे और अंदर ले जाकर उन्होंने उन्हें सभी बच्चों से मिलवाया। तभी अवंतिका जी उस बच्चे को देखकर फिर से मुस्कुराने लगीं और वह बच्चा भी उनकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तब अवंतिका जी ने कहा कि भाई साहब, मैं इसी लड़के के बारे में बात कर रही थी, आप किसके बारे में कह रहे थे? तो वह बोले कि मैं भी इसी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि यह आज पहली बार हंस कैसे दिया। इतने दिनों से आज तक ना ही तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी है और ना ही इसके चेहरे पर कोई हाव भाव देखे हैं सिवाय उदासी के। लेकिन कुछ भी हो मैडम, मुझे बहुत खुशी है
कि आपके आने से कम यह बच्चा मुस्कुराया तो सही। फिर वे लोग वहाँ से चले गए। अवंतिका जी और अवधेश जी ने संचालक से पूछा तो उन्होंने ऑफिस में बैठकर उन्हें आराम से सारी बात बताई। संचालक ने उन्हें बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही शहर की एक बड़ी सोसाइटी में रहने वाले नए जोड़े की मौत हो गई थी। दरअसल वे लोग कहीं से घूम कर लौट रहे थे और यह बच्चा भी उनके साथ उस गाड़ी में था। वहाँ से लौटते वक्त अचानक एक ट्रक वाले से उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और क्योंकि यह बच्चा सोया हुआ था तो यह थोड़े से झटके से ही सीट के नीचे की तरफ गिर गया। और कमाल की बात तो यह थी कि उस वक्त वहाँ पर उन्होंने अपने मैट्रेसेस रखे हुए थे, जिसकी वजह से इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वे दोनों ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गए। एक्सीडेंट के बाद जब इसकी आंखें खुलीं तो इस बच्चे ने अपने माता पिता को खून से लथपथ हॉस्पिटल और फिर हॉस्पिटल से घर आते हुए देखा। इसी के सामने उनकी चिता को अग्नि दी गई, बल्कि इसने खुद अपने हाथों से उनकी चिता को अग्नि दी। इतने छोटे से बच्चे के लिए तो यह एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है ना। मैं तो सोचता हूँ कि यह जीवन में इस बात को कभी भूल भी पाएगा या नहीं। तो अवंतिका जी यह सुनकर भावुक हो गईं। उनकी आंखों में नमी आ गई। संचालक ने बताया कि जिस दिन से यह यहाँ आया है उस दिन से यह आज तक एक बार भी नहीं मुस्कुराया। दरअसल इसके अपने कुछ रिश्तेदारों ने ज़मीन जायदाद के साथ क्या किया क्या नहीं कुछ नहीं पता, लेकिन इसे यहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ गए हैं क्योंकि इसके माँ बाप तो हैं नहीं। अब पता नहीं इसके साथ उन लोगों ने कैसा बर्ताव किया होगा। इसे यहाँ आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन 1 महीने में मैंने इस बच्चे को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। पहली बार यह आपको देखकर मुस्कुराया है मैडम। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से कम ये आज मुस्कुराया तो सही। अगर आपको समय मिल जाया करे तो आप आकर इससे मिल लिया कीजिए, और हाँ, थोड़ा सा समय निकाल कर आप इससे बात कर लिया कीजिए। बहुत खुश हो जाएगा यह किसी तरह से अपने दुख को भूल पाए। इससे ज़्यादा बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। उम्मीद है कि आप इतना कर पाएंगी मैडम। इतना कहकर संचालक ने जैसे ही अपने हाथ जोड़े, अवधेश जी ने उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, भाई साहब, कमाल करते हैं आप। एक मासूम ज़िंदगी को इस दुख से उबारने के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम अभी उससे मिलकर आते हैं। अवंतिका जी फिर से उस बच्चे के पास पहुंची और जाकर उससे बातें करने लगीं। इस बार अवधेश जी ने भी उससे बात करने की कोशिश की। अवंतिका जी ने बातों बातों में उसे अपना नाम बताया और कहा कि बेटा, आप ऐसे ही स्माइल करते रहना, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी। अच्छा बताओ, आपको क्या पसंद है? चॉकलेट, टॉफ़ी, आपको जो पसंद है आप मुझे बता दो, मैं आपके लिए वहीं लेकर आऊँगी। तब उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बताया और अवंतिका जी के जाते वक्त वह बच्चा फिर से उदास हो गया। जब अवंतिका जी उससे बाय बाय करने लगी तो उदास मन से चेहरे पर झूठी हंसी लिए फिर से उसने उन्हें बाय कर दिया और अंदर जाकर फिर से ऐसे ही बैठ गया। अवधेश जी ने अवंतिका जी से पूरे रास्ते ही इसी बच्चे के बारे में बात की। सचमुच कितना प्यारा बच्चा है, इतनी सी उम्र में इसने कितना बड़ा दुख देख लिया है। उसकी बातें सुनकर वे सब लोग कहीं न कहीं उससे खुद का जुड़ाव महसूस कर रहे थे। आज तो घर पर आने के बाद भी वे लोग उसकी ही बातें करते रहे। डाइनिंग टेबल पर हो या रात को सोते समय, वे लोग बस उसी की बातें करते रहे और ऐसे ही बातें करते करते सो गए। ऐसे ही समय बीतता रहा और समय के साथ वे काम में व्यस्त हो गए और अपने काम के चलते वे भूल गए। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह नहा धोकर जब अवधेश जी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुँचे तो उन्होंने अपना फ़ोन देखा। फ़ोन में अनाथ आश्रम के संचालक के कुछ मैसेज पड़े हुए थे, जिसमें उसने लिखा था कि सर, मैं जानता हूँ आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन जैसे भी आपको टाइम मिले तो आप यहाँ घूमने ज़रूर आइएगा। और हाँ सर, आप अपने साथ मैम को ज़रूर लाइएगा। बस इतना ही मैसेज में लिखा हुआ था। मैसेज पढ़ने के बाद उन्होंने रिप्लाई किया और अपने काम पर चले गए। इधर बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और अवधेश जी इधर अपने काम और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते
इन सब के चक्कर में वे इतने बिजी हो गए कि अनाथ आश्रम वाली बात पर बिल्कुल गौर ही नहीं दिया। एक दिन मैसेज में जाकर चेक किया तो अनाथ आश्रम के मैनेजर के उनके पास ढेरों मैसेज पड़े हुए थे। उनकी अपनी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स करने के बाद जैसे ही वह फ्री हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को साथ लिया और मैसेज का रिप्लाई देने की बजाय सीधा उन्हें लेकर उस अनाथ आश्रम में जा पहुँचे। और जाते ही उन्होंने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस दिन से मैम आप गई हैं उस दिन से वह फिर से पहले की तरह है, बस एक पुतला बनकर रह गया है। खाता तो है लेकिन मुस्कुराता नहीं है मैम। उसे अपने खाने का होश रहता है ना पीने का। बैठा बैठा जैसे किन्हीं बातों में खोया रहता है। इसी के लिए मैंने आपको इतने सारे मैसेज किए। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बस इसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी सुकून मिलता है, इसीलिए आप लोगों को इतना परेशान किया। अवधेश जी ने इस बार खुद माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, जो मैं अपने पारिवारिक मामलों में पढ़ने के बाद बिल्कुल भूल गया कि मुझे यहाँ भी आना है। यहाँ भी कोई है जिसे हमारी ज़रूरत है। मैनेजर ने ज़्यादा बातों में समय न गंवाते हुए उन्हें बच्चों के पास ले जाना उचित समझा। अवंतिका जी जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंची तो वह अवंतिका जी को देखकर फिर से मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर एकदम से रुक गया और ऐसे ही उदास हो गया। अवंतिका जी उसके पास गईं और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आप उदास क्यों हो गए? मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। अवंतिका जी ने उस बच्चे के लिए बहुत सारी टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स और न जाने क्या क्या जो वह लेकर आई थी वह गाड़ी से निकाल कर लाने को कहा और ड्राइवर सारी चीज़ें लेकर आ गया। इतने सारे तोहफे अपने लिए देखकर वह लड़का एक पल को संकोच में पड़ गया और उनकी ओर इशारे से पूछने लगा, क्या सचमुच यह मेरे लिए है? अवंतिका जी ने भी इशारे में अपनी गर्दन हिला दी और मुस्कुरा दी तो वह लड़का हंसते हुए अवंतिका जी के पैरों में लिपट गया। अवंतिका जी उसकी मुस्कुराहट को देखकर बहुत खुश हुई। इस बार जब अवंतिका जी और उनके पति अवधेश जी वापस लौट रहे थे तो वह दौड़कर उनके पास आया और उनके पैरों में लिपट गया। अवंतिका जी ने उसे गोद में उठाया और उसके गाल पर प्यार से हाथ फिराने लगी। कभी उसके सर पर हाथ सहलाती तो कभी उसे सहलाती और पुचकारती। तभी वह लड़का भी मुस्कुराते हुए अवंतिका जी के गाल पर ऐसे ही हाथ लगाने लगा और कहने लगा, क्या आप इतने दिनों से मेरे पास क्यों नहीं आई? आप मुझे भूल गई हैं मम्मा, आपको मेरी याद नहीं आती? अवंतिका जी ने जब यह बात सुनी तो वह आश्चर्य से उस लड़के की ओर देखने लगी, पर वह बड़ी ही मासूमियत से उनके गले में अपने हाथ डालकर उनके कंधे पर अपना सर रखकर आंखों में आंसू लेकर रोने लगा। उसे यूं रोता हुआ देखकर अवंतिका जी अपने आंसुओं पर भी काबू नहीं रख पाईं और उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े और फिर उस मासूम बच्चे को चुप कराती हुई बोली, उसके आंसू पोंछती हुई बोली, बेटा, माँ को आपकी बहुत याद आती है और वह आपसे बहुत प्यार भी करती हैं। आपकी माँ आसमान में एक तारा बन गई हैं। उनकी इस बात पर अभी उठता हुआ उनसे दूर जाने लगा और कहने लगा, मतलब आप मेरी मम्मा नहीं हैं? मेरी मम्मा कहाँ गई हैं मुझे छोड़कर? वो मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गईं, कभी नहीं आएंगी अब। ऐसा कहते हुए अभी रोते रोते फिर से अंदर चला गया। इस बार अभी की बातें अवंतिका जी और अवधेश जी के दिल को छू गईं। पूरे रास्ते अभी की कुछ बातें अवंतिका जी के दिमाग में घूमती रहीं और वही सब बातें सोच सोच कर वे रोती रहीं और ऐसे ही घर पहुंच गईं। अवधेश जी ने बहुत शांत कराया, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। एक बच्चा जो कितने समय से माँ के लिए तड़प रहा था, जब उसने आज अवंतिका जी को अपनी माँ की तरह अपने गले लगाया तो अवंतिका जी के मन में भी उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। उसे रोता हुआ देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज शाम अवंतिका जी ने खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में उदास बैठी रहीं। अवधेश जी ने अवंतिका जी से बात की और कहा, यह क्या तरीका है? अगर आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? आप तो छोटे बच्चों की तरह कर रही हैं। जिंदगी को आपसे बेहतर कौन जानता है? और यह सब सुख दुख तो आने जाने हैं। उसके जैसे और न जाने कितने बच्चे वहाँ हैं, उनके बारे में भी सोचिए। धीरे धीरे वह भी संभाल लेगा खुद को। लेकिन अवंतिका जी,
जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थीं। उन्होंने अवधेश जी से कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या जब उसने मुझसे यह सवाल पूछा था कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी, क्या मैं हमेशा अकेला रहूँगा? क्या मेरे मम्मी पापा मर गए? कोई मुझसे प्यार नहीं करता? जब वह मुझसे ऐसी सब बातें पूछ रहा था, तब आपकी आंखें क्यों नम हो गई थीं? आप तो प्रैक्टिकल सोचते हैं ना, दुनिया की सच्चाई को जानते हैं ना, फिर भी आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। आप नहीं जानते, जब वह मेरी गोदी में रो रहा था तो मुझ पर क्या बीत रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना बच्चा भूख से तड़प रहा है और मैं उसे खाने को भी कुछ नहीं दे सकती। उसकी तड़प मुझसे सही नहीं जाती। मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसे अपने सीने से लगा लूं और कभी दूर न जाने दूं और उसे कहूं कि बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मैं अकेली कोई फैसला नहीं ले सकती जब तक आप ना कहें। अवंतिका जी की यह बात सुनकर अवधेश जी थोड़ा सा चौंके भी, लेकिन फिर आश्चर्य से उनकी नज़रों में देखने लगे। अवंतिका जी की आंखों में ही जवाब ढूंढने लगे और समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? मैंने तुमसे कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है क्या? आज तक कभी नहीं किया। अवंतिका जी कहने लगीं, लेकिन इस चीज़ के लिए आप अगर मना करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं घर में कोई सामान लेकर नहीं आना चाहती। मैं उसे लेकर आना चाहती हूँ जिसका आप पर भी उतना ही हक होगा जितना मुझ पर होगा। अगर मैं उसकी माँ हूँ तो आप भी उसके पिता होंगे। आपको उसकी हर जिद पूरी करनी होगी, उसका ख्याल रखना होगा। मैं उसे अपने बेटे की ही तरह रखूंगी। आंखों में आंसू भरकर रोती हुई अवंतिका जी ने जब यह सब कहा, तो अवंतिका जी की यह बात सुनकर हंसते हुए अवधेश जी उनके पास आए और उन्हें गले लगाकर कहने लगे, अच्छा बाबा, ठीक है, हम कल ही उसे लेने के लिए चलेंगे। अब रोना बंद करो। बस अब रात रात की बात है। कल सुबह हम उसे अपने साथ ले आएंगे और कल से लीगली वह हमारा बेटा होगा। ठीक है? अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम उसे अपने साथ ही रखेंगे। अगली सुबह तो अवंतिका जी जल्दी उठ गईं और नहा धोकर पूजा करके अपना काम निपटाकर जल्दी ही फ्री हो गईं। अवधेश जी जब तक उठे तब तक अवंतिका जी तैयार हो चुकी थीं और अवधेश जी से कहने लगीं कि आप जल्दी तैयार हो जाइए ना, फिर हमें वहाँ भी चलना है ना। मेरा बच्चा इंतज़ार कर रहा होगा। आपको याद है ना, मैनेजर ने क्या कहा था? मेरे वहाँ से लौटने के बाद वह हर समय बस बाहर का रास्ता देखता रहता था कि मैं कब आऊँगी उससे मिलने के लिए। अब भी वह रास्ता देख रहा होगा, अपनी माँ का। यह कहते हुए उनकी आंखें फिर से नम होने लगीं। तो अवधेश जी बोले, अरे बाबा बस करो, अब तुम जा तो रही हो ना उसके पास, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, नहा तो लेने दो, फिर चलते हैं। बस अवधेश जी फटाफट नहा धोकर तैयार हुए और अवधेश जी और अवंतिका जी फिर से अपनी गाड़ी लेकर सुबह सुबह तैयार होकर अनाथ आश्रम में पहुंच गए। अनाथ आश्रम में जाकर देखा तो अभी तक सब बच्चे उठ चुके थे और नहा धोकर तैयार हो चुके थे। अवंतिका जी इधर उधर अभी को ढूंढ रही थीं, लेकिन अभी उनके पीछे से दौड़ते हुए आया और फिर से उनके पैरों से लिपट गया। वह मम्मा मम्मा कहता हुआ चिल्लाने लगा, ये मेरी मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। यह कहते हुए वह चिल्लाए जा रहा था कि तभी उन्होंने अभी को गोदी में उठा लिया और कहने लगी, हाँ बेटा, आपकी मम्मा आ गई और अब आप अपनी मम्मा के साथ चलोगे और हमेशा उनके पास रहोगे। कोई आपको आपके मम्मा से दूर नहीं करेगा। उन्होंने इतना कहा तो अभी अपनी माँ के सीने से लग के उनकी गर्दन को उसने अपने दोनों हाथों से ऐसे भींच लिया कि मानो कोई उन्हें फिर से उससे दूर ना कर सके। अवधेश जी ने सारा लीगल प्रोसीजर फिनिश किया और फिर वे लोग अभी को अपने साथ लेकर घर पहुँचे। इधर उन्होंने अभी तक अपने बच्चों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो इसीलिए अपने माँ पापा के साथ एक बच्चे को आया देख उनके बेटे चौंक गए। बेटी भी चौंकी, लेकिन वह बहुत फ्रेंडली थी और जाकर जल्दी से अभी से घुल मिल गई। छोटा बेटा भी आकर वह भी बच्चे से बातें करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनजान लोगों से घबराते हुए अभी अपनी माँ अवंतिका जी के पैरों से लिपटने लगा और उनका हाथ पकड़कर इशारा करने लगा कि मुझे गोदी में ले लो। अवंतिका जी ने उसे गोदी में उठाया और कहा
कि बेटा ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके भैया और दीदी हैं, ठीक है। अवंतिका जी ने अपने बच्चों को अभी की सारी सच्चाई बताई, लेकिन तब जब उन्होंने अभी को खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और उससे दूर जाकर उन्होंने सारी सच्चाई अपने बच्चों को बताई। यह सब सुनकर उनके बच्चे भी खुश हुए और अभी को बहुत प्यार से रखने लगे। देखते ही देखते ऐसे ही 1-2 साल बीत गए और उन्होंने अभी की पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी। इधर उनके बड़े बेटे को कॉलेज की ही एक लड़की पसंद थी और वह उससे शादी करना चाहता था। तो बड़े बेटे ने आखिरकार हिम्मत करके अपने घर सारी बात बता ही दी। तो घर वालों ने कहा कि बेटा हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार हम लड़की से मिलना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वह लड़की कैसी है, संस्कार भी हैं या बस ऐसे ही। तुम तो जानते ही हो आजकल के ज़माने की मॉडर्न लड़कियों को। बस हम चाहते हैं कि कल को कोई आते ही परिवार को तोड़ कर ना रख दे, और इन सब चीज़ों के लिए, परिवार को बनाए रखने के लिए समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए हम दोनों चलेंगे। जैसे ही तुम्हें वह लड़की दिखे तो तुम हमें बता देना, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि तुम फ़ोन करके उसे पहले से नहीं बताओगे कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। तुम लोग बस नाश्ता फिनिश करो और फिर हम सब लोग साथ में चलते हैं। अवधेश जी ने अपने बच्चों को यह कहा और फिर अवंतिका जी को भी तैयार होने के लिए कहा। जैसे ही अवंतिका जी तैयार होकर आईं, वे लोग कॉलेज के लिए निकल पड़े। कॉलेज में जैसे ही वे लोग पहुँचे तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अवधेश जी अपने बेटे की ओर जा ही रहे थे कि तभी उनके बेटे के पास एक लड़की आई और उसके गले मिलने लगी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी और यह सब नॉर्मल सी चीज़ थी, लेकिन उस लड़की के कपड़े कॉलेज के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही छोटे और ज़्यादा ही वाहियात लग रहे थे। देखने में वह लड़की ठीक ठाक घर की लग रही थी, लेकिन उसके कपड़े ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बेचारी गरीबी रेखा से ऊपर आने की कोशिश कर रही है। इसके पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं हैं। बेशक अवधेश जी की फैमिली बहुत मॉडर्न थी और उनके बच्चों को कपड़े पहनने की आज़ादी भी थी, लेकिन मर्यादा में रहकर वे भारतीय संस्कृति का बहुत पालन करते थे। लेकिन बच्चों की खुशियों को देखते हुए उन्होंने उन्हें वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की भी अनुमति दे रखी थी और कह भी रखा था, जो करना है, जो पहनना है पहन सकते हो, लेकिन मर्यादा में रहकर। और कहीं न कहीं उनके बच्चों ने अपनी लिमिट्स खुद सेट की हुई थी। उनकी बेटी ने भी आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जैसे वह लड़की सामने कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी, और गले मिलना तक तो ठीक था। वह आते ही उनके बेटे को हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगी कि तभी उनके बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा किया और वह रुक गई। जैसे ही अवधेश जी के बेटे विपुल ने अपनी गर्लफ्रेंड विनीता को कहा तो वह चुपचाप सीधी खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते करने लगी। खैर, उसके कपड़ों के हिसाब से यह चीज़ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी यह आदत उन्हें ठीक लगी और वे लोग अपने बेटे को छोड़कर अपने अपने काम पर चले गए और अवधेश जी ने अपनी पत्नी को घर छोड़ा और फिर वे ऑफिस के लिए निकल गए। अगले दिन इस बारे में जब बात हुई तो अवधेश जी ने कहा कि तुम उसे किसी दिन घर पर बुलाओ, बैठकर बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिर उसके घर जाकर उसके घर वालों से बात कर ली जाएगी। अगले दिन ऐसा ही हुआ। लड़की के आने के बाद अवधेश जी ने तो कोई बात नहीं की, लेकिन अवंतिका जी और उनकी बेटी रीता ने विनीता से बातचीत की। इस दौरान भी सब कुछ ठीक ही रहा, बस विनीता थोड़ी मुंहफट लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। उसकी कुछ बातों से उन्हें एहसास हुआ कि वह अभी बिल्कुल ही नासमझ है, अभी उसके अंदर तेरा मेरा करने वाली बात है उसमें। लेकिन फिर बेटे की खुशी को देखते हुए सोचा कि धीरे धीरे समझ जाएगी और अपने बेटे को भी कहा कि यह सब चीज़ें उसे समझाए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में यह सब बहुत ज़रूरी होता है। और फिर तुम दोनों के अलावा है ही कौन हमारा, जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। लड़के ने भी उसे समझाया और फिर आखिर रिश्ता पक्का हुआ और अब अवधेश जी के बेटे की शादी होने वाली थी। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि कॉलेज से जब भी छुट्टी हुआ करे तो वह ऑफिस जाकर थोड़ा बहुत काम संभाल लिया करे और सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है यह देखे। और अगले संडे से ऐसा ही होने लगा। उनका बेटा उनके साथ ऑफिस जाने लगा और धीरे धीरे
चीज़ों को सीखने लगा। इधर अभी धीरे धीरे घर में सबके साथ घुल मिल रहा था। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, पर अवंतिका जी का तो वह जिगर का टुकड़ा बन चुका था। अपने चारों बच्चों में वह सबसे ज्यादा प्यार अभी को ही करने लगी थी। एक तो वह सबसे छोटा और सबसे प्यारा था, ऊपर से उसकी मासूमियत भरी बातें सबको हंसा हंसा कर पागल कर देता था। पूरे परिवार की जान बसती थी उसमें। समय के साथ साथ अब धीरे धीरे अभी भी बड़ा होने लगा था, और जैसे ही अभी 10 साल का हुआ तो उसके घर वालों ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का सोचा। लेकिन अभी अवंतिका जी और अवधेश जी से बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसने जिद करके कहा कि मैं आपके ही पास रहूँगा, मुझे कहीं नहीं जाना। और उसके आंसुओं को देखकर अवधेश जी और अवंतिका जी ने भी अपना मन बदल लिया। उन्होंने हालांकि उसे बहुत समझाया कि तुम्हारे भैया और दीदी सब बाहर रहकर ही पढ़े हैं, बेटा तुम भी रह लो, कोई बात नहीं है, फिर हम तुमसे मिलने जुलने तो आते रहेंगे ना। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आप लोगों से दूर एक दिन भी नहीं रह सकता, तो इतने टाइम कैसे रहूँगा, मुझे नहीं जाना कहीं। अब उसकी बात मानना भी उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि वे उसे दुखी तो नहीं कर सकते थे ना। समय बीतने के साथ बड़ा बेटा अब कंटिन्यू ऑफिस जाने लगा था, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी करने का फैसला कर लिया। लड़की के घर वालों से जाकर बातचीत हुई और फिर उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद नई बहू जब घर आई तो उसकी सबसे बहुत पटती थी। परिवार में सब कुछ अब तक बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन साल 2 साल बीते, पर अभी अब 11-12 साल का हो चुका था, और इतने समय में अब तक उनके छोटे बेटे और छोटी बेटी की भी शादी हो चुकी थी। और फिर घर में छोटी मोटी बातों पर विनीता की बहस अवंतिका जी से हो जाया करती थी। इस बीच में अक्सर ही अवंतिका जी की तरफ से अभी बोल जाया करता। अवंतिका जी उसे मना भी किया करती, लेकिन वह कहने लगता कि मेरे होते हुए आपसे कोई उल्टी बात करे ये मैं सहन नहीं कर सकता। यह सब बातें सुनकर एक दिन उसके बड़े भाई ने उसे बहुत डांट लगाई और कहा कि अगर तुम्हारी भाभी कुछ कहती है तो कहने दो, उन दोनों के बीच में तुम क्यों बोलते हो। तो वह बोल पड़ा कि भैया, मेरे सामने भाभी माँ से इतनी बदतमीजी करेंगी तो मैं उल्टा बोल ही जाऊंगा ना। इस बात पर गुस्सा होकर अभी के भाई ने कहा कि तू इतना दिखावा क्यों कर रहा है, माँ की परवाह क्या सिर्फ तुझे है। यह मत भूल कि इससे पहले वह कुछ कहता। अवधेश जी ने अपने बेटे को चुप कर दिया और कहा कि चुपचाप अपने कमरे में जाओ, अभी से मैं बात कर लूँगा। उन्होंने प्यार से अभी को समझाया कि बेटा, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें इग्नोर करना सीखो। इधर अब बड़े बेटे के बाद छोटे बेटे की भी शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे की शादी के बाद जब उसकी पत्नी घर में बहू बनकर आ गई, तब तो बड़े बेटे की पत्नी यानी कि विनीता के और मजे हो गए, क्योंकि छोटी बहू विनीता की ही चचेरी बहन थी। इसके चलते दोनों ही बहनें अपनी सास पर हुक्म चलाने के सपने देखने लगीं। लेकिन बीतते समय के साथ जैसे जैसे समय बीता, अभी भी बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वह गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना भी सीख चुका था। उसके माँ बाप से उसके सामने कोई कुछ भी कहे, यह वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए घर के माहौल को देखते हुए अवंतिका जी ने फैसला लिया कि अभी का घर से बाहर रहकर पढ़ाई करना ही सही रहेगा। भगवान न करे अगर गुस्से में इन तीनों में से किसी के मुंह से कभी भी कुछ गलत निकल गया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी को उन्होंने अपनी सगी औलाद की तरह पाला है। ऐसे में अगर अभी किसी के बहकावे में आ गया और मान बैठा कि यह मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं, सौतेले हैं, तो सौतेला शब्द सोचने मात्र से ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इसीलिए अवंतिका जी ने निश्चित कर लिया कि वह अभी को बाहर भेज कर रहेंगे, चाहे उसे कैसे भी मनाना पड़े। और अब तो वह भी 14-15 साल का हो चुका था, पर इधर उसकी भाभीियों के भी 2-2 बच्चे हो चुके थे। 2 साल का अवंतिका जी का पोता था। ऐसे में बहुरानी का हुक्म चलाना मामूली बात थी, लेकिन शायद यह मामूली बात अवंतिका जी के लिए ही थी। आगे चलकर यह मामूली बात बहुत बड़ा तूल पकड़ने वाली थी। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी कसम देकर और बहुत मुश्किलों से मनाकर अभी को घर के बाहर पढ़ने के लिए मना लिया। उसका मन नहीं माना, लेकिन माँ पापा के प्यार की खातिर मजबूर हो गया और घर से चला गया। इधर अभी घर के बाहर रहकर पढ़ाई पूरी कर ही रहा था, और इधर घर में रहकर उसके भैया भाभी का बर्ताव दिन प्रतिदिन अपने माँ बाप के प्रति बेकार होने लगा था।
लेकिन फिर वे अवधेश जी के होते हुए उनके सामने उनकी पत्नी से कोई कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन गजब तो तब हो गया जब एक दिन अवधेश जी ने खाट पकड़ ली। अचानक ही उनके पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया और चेकअप भी कराया, लेकिन इस बारे में अवंतिका जी ने अभी को कुछ नहीं बताया, यह सोचकर कि वह अपने एग्ज़ाम्स छोड़कर यहाँ आ धमकेगा। इसीलिए उन्होंने उससे यह बात छिपाई। इधर अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था और इधर उसके पिता अवधेश जी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। समय के साथ साथ उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। रिपोर्ट्स से पता चला कि अवधेश जी का लिवर फैल रहा है। उनका लिवर फेल हो सकता है। उसके लिए उन्हें अभी से कोई डोनर ढूंढ लेना चाहिए, वरना ऐन मौके पर बड़ी परेशानी हो जाएगी। पर अवधेश जी के पास ज़्यादा समय भी नहीं है। उनके पास मुश्किल से 1 महीने का समय है। अगर इस बीच उन्हें डोनर नहीं मिला तो अवधेश जी की जान को खतरा हो सकता है। उन्हें कुछ भी हो सकता है। यह बात सुनकर अवधेश जी के बेटे बहुएं सब परेशान हो गए। इधर अवधेश जी हॉस्पिटल में एडमिट थे और अवंतिका जी उनके पास बैठी हुई थीं। सुबह नहाने के लिए जब वह घर गईं तो उन्होंने गलती से अपने बेटे बहू की बातें सुनी। बड़ा बेटा और बड़ी बहू आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर लिया हुआ था और फ़ोन पर छोटा भाई और उनके साथ में छोटी बहू भी थे। वे चारों आपस में बातें कर रहे थे। बड़े बेटे ने छोटे बेटे से पूछा कि भाई, पापा की तबीयत कैसी है, ठीक तो हो जाएंगे? तो वह बोला कि भैया, अब ठीक भी क्या, आपको पता ही है, बुढ़ापे में तो कोई ज़रा सी बीमारी लग जाए तो बस इंसान खाट से लग जाता है। और पापा की भी इतनी उम्र है, परेशानी तो होगी ही। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है कि अगर कोई दादा नहीं मिला तो मुश्किल से 1 महीने के बाद पापा को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। यह सब बातें सुनकर बड़ा बेटा भी कहने लगा कि हाँ यार, बात तो ठीक है, डॉक्टर से मैंने भी बात की थी, तब भी यही बता रहा था। अच्छा सुन छोटे, अस्पताल के चक्कर लगाते हैं और इन सब के चक्कर में मेरा मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी तेरी भाभी कह रही थी कि यह बात करने का यही सही समय है, इसीलिए कह रहा हूँ कि तेरी भाभी चाहती है कि क्यों ना हम अपनी वसीयत बनवा कर किसी दिन पापा से दस्तखत करवा लें। मेरा मतलब है कि अभी 1 महीने का समय तो है पापा के पास, पता नहीं उसके बाद क्या हो। तो उसके बाद ज़मीन जायदाद के चक्कर में खामखा हम लोग को लड़ाई झगड़ा क्यों करें? इससे अच्छा है कि हम लोग एक बार वसीयत बनवा कर पापा से उस पर दस्तखत करवा लेंगे, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगा। और फिर पापा का क्या ही पता है। एक ही बात सुनकर दूसरा बोला कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई डोनर मिलेगा। कोई अपना लिवर किसी को क्यों ही देने लगा। और फिर पापा जी का सेम ब्लड ग्रुप, अरे सेम सारी चीज़ें मिलनी भी तो चाहिए ना, तभी तो जाकर ट्रांसप्लांट हो पाएगा। और फिर कोई दाता ढूंढना इतनी आसान बात नहीं है। 1 महीने में कुछ नहीं होता। 1 महीने में तो डाटा भी फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। ऐसे में किसी दाता को ढूंढना तो बहुत टेढ़ी खीर है। तो छोटा बेटा फ़ोन पर ही कहने लगा कि हाँ भैया, सही कह रहे हो, मुझे तो भाभी का आइडिया एकदम बढ़िया लगा है। भाभी ने बिल्कुल सही समय पर दिमाग चलाया। कल को पापा मर गए तो हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कैसे होगा? ऊपर से वह अभी, अच्छा है उसको माँ ने बाहर भेज दिया, लेकिन फिर भी अब पापा ऐसे ही अगर मर गए तो वह भी तो प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमाएगा ना। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैंने ज़्यादा समय तो नहीं देखा, पर 1-2 साल तो देखा ही है। बहुत चतुर है वह। और फिर आज के ज़माने में किसी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। मैं तो कहती हूँ पापा जी के जीते जी आप दस्तखत करवा लो, या फिर आप एक काम करना, आप और छोटे भैया आज ही अस्पताल से आते ही डॉक्टर को छोड़ो, वकील के पास भागना। अब तो आप डॉक्टर से ज़्यादा वकील पर ध्यान दो, पापा जी बचेंगे तो है नहीं। वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि समय रहते कागज़ तैयार करवा लो। बेटे बहू की यह सब बातें सुनकर अवंतिका जी ताली बजाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुईं और कहने लगी कि वाह, क्या सोच है तुम्हारी। अभी तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े नहीं किए, लेकिन तुमने तो अपने पापा की अर्थी भी सजा दी। तुम सच में मेरी ही औलाद हो ना? मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना कैसे गिर सकते हो। यहाँ तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं
और तुम्हें ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी की पड़ी है। कितने घटिया और नीच हो तुम। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। मुझे शर्म आती है तुम पर। छी, कितने घटिया बच्चे हैं। इतना कहकर अवंतिका जी वहाँ से चली गईं और गुस्से में पैर झटकती हुई वहाँ से बाहर निकल गईं। नहा धोकर जब वह अस्पताल पहुंची तो अस्पताल में छोटा बेटा था, जिसका हाथ पकड़कर उन्होंने झटके से कमरे के बाहर कर दिया और कहा कि जाओ बेटा जाओ, वकील साहब से मिलने के लिए देर हो रही होगी, जाकर बात कर लो। अब छोटा बेटा नजरें नीची करके वहाँ से निकल तो आया, लेकिन गया फिर भी वकील के पास ही। वकील से उन लोगों ने वसीयत तैयार करवाने को कहा कि जल्द से जल्द वह वसीयत तैयार कर दे, जिसमें उन दोनों बेटों ने अपने लिए बराबर बराबर की हिस्सेदारी रखी थी और वसीयत तैयार करवाने के लिए वकील को कह दिया। वकील ने उन्हें 15 से 20 दिन का समय दिया और कहा कि मैं आपके पास कागज़ तैयार करवा करके ले आऊँगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और फिर अभी रजिस्टर्ड छुट्टियाँ चल रही हैं, तहसील बंद चल रही है, ऐसे में आपका काम कैसे करवा पाऊँगा। 15-20 दिन बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके कागज़ तैयार करवा कर मैं आपके घर पहुँच जाऊँ। तो उनके बेटे वकील से बात करके अपने घर वापस लौटे। इस बीच गलती से उनकी छोटी बहू ने एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसमें वह अस्पताल के आगे थी, और एक फ़ोटो तो उसने अपने ससुर जी के साथ ही खींचकर डाल दी कि माई फादर इन लॉ इज़ एडमिट ड्यू टू लिवर प्रॉब्लम। इधर 20 दिन तक लिवर ढूंढने के बाद जब कोई डोनर नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा कि इसके अलावा एक और उपाय है। अवंतिका जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने सभी बच्चों को बुलाइए और हम उनके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं कि किसका लिवर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को कल हॉस्पिटल बुला लीजिएगा। इधर अवंतिका जी के पास तभी उनका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाया तो पता चला कि फ़ोन पर अभी है। फ़ोन उठाते ही उन्होंने सुना अभी फ़ोन पर हिड़कियाँ ले लेकर बस रोए जा रहा था। अभी को इतना रोता हुआ देखकर अवंतिका जी परेशान हो गईं और घबराहट होने लगी उन्हें। वे घबराती हुई बोली कि क्या हुआ बेटा, तू इतना रो क्यों रहा है? तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट लगी है क्या? क्या हुआ तुझे, बता तू मुझे। अवंतिका जी को घबराता हुआ देखकर रोता हुआ अभी बोला, माँ, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई, क्यों नहीं बताया आपने मुझे ये सब? बताइए मुझे, क्या मैं आपका सबसे नालायक बेटा हूँ? मुझे सचमुच समझ नहीं आता, क्या सोचकर आपने मुझसे यह बात छिपाई? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? जिस समय मुझे पापा के पास होना चाहिए उस समय मैं यहाँ अपने कॉलेज में हूँ। अवंतिका जी एकदम से चौंक गईं कि इसे यह सब कैसे पता चला। वे अपने बेटे अवी को शांत करती हुई बोलीं कि बेटा बिल्कुल चुप हो जा, तेरे पापा को कुछ नहीं हुआ, वह ठीक है। जैसे ही कोई डोनर मिल जाएगा ना तो उनका लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल परेशान मत हो, तेरे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो अभी कहने लगा कि माँ, मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। अभी की बात सुनकर अवंतिका जी झट से बोल पड़ी, नहीं बेटा, ऐसा गजब मत करना। तुझे पता है, तेरे एग्ज़ाम्स की वजह से ही तेरे पापा ने तुझे कुछ नहीं बताया। अब तू उनकी मेहनत बेकार करना चाहता है? पहले अपने एग्ज़ाम्स फिनिश कर ले, उसके बाद तू वापस आ जाना। अभी कितने दिन के और बचे हैं तेरे एग्ज़ाम्स? तो अभी ने बताया कि 25 तारीख तक उसके एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाएंगे। तब अभी ने 25 तारीख को अपने एग्ज़ाम फिनिश किए और शाम की ही ट्रेन से अपने घर के लिए रवाना हो गया। 26 की सुबह तक वह अपनी माँ के पास अस्पताल में जा पहुँचा। इधर 20 दिनों तक जो औलाद वकील के घर चक्कर काटती रही, उसे अब अपने पिता के पास आने का समय नहीं था। बस खाना लेने के लिए अवंतिका जी चली जाती या कभी कभार बड़ा या छोटा बेटा खाना देने के लिए आ जाया करते थे और इसी बीच अपने पापा से हालचाल पूछ लिया करते। बहुरानी तो अगर फ़ोन पर भी हालचाल पूछ लें तो बड़ी बात थी। खैर, उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि अवंतिका जी तो सच्चाई जान चुकी थीं। उन्होंने जब अभी को अपने सामने देखा तो अवंतिका जी, जो कि अब तक अकेली सारी परेशानियों को झेल रही थीं, वह अभी को अपने सामने देखते ही उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं, क्योंकि अभी की ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर भी कंप्लीट ही था। फाइनल ईयर का फाइनल पेपर अब वह देकर आया था, क्योंकि अभी की पढ़ाई लेट शुरू हुई थी, इसीलिए उसकी ग्रेजुएशन पूरी होते होते वह 20 साल का हो चुका था। अभी ने यह डिसाइड किया कि वह अपना लिवर मैच कराकर देखेगा
एक बार टेस्ट करवाएगा कि उसका लिवर मैच करता है या नहीं, वह देखेगा। तो अवंतिका जी ने बताया कि बेटा तू ब्लड टेस्ट के लिए दे दे, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही तेरे सभी भैया और भाभी और बहन को बुलाकर सैंपल्स ले लिए हैं। मैंने उन्हें यह तो नहीं बताया कि सैंपल किस लिए हैं, लेकिन हाँ, जब वह अपने पापा को देखने आए थे तो मैंने डॉक्टर को कह दिया था, इन्होंने सैंपल ले लिए थे। शायद आज सबकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उससे पता चल जाएगा कि किसका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी ने अपना ब्लड सैंपल दे दिया। शाम तक रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि दोनों बेटे अपना लिवर अपने पिता को दे सकते हैं। लिवर का 50% हिस्सा भी यदि वे अपने पिता को दे देंगे तो भी उनके पिता जीवित रहेंगे और इधर उनके बच्चे भी जीवित रहेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों बेटों को इस बारे में पता चला तो दोनों ही बदल गए और अपने हाथ झाड़ने लगे। कहने लगे कि अभी हमारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है पापा, हमारे बच्चे अभी ज़रा ज़रा से हैं। भगवान न करे कल को हमें कोई परेशानी होने लगी इस ऑपरेशन के कारण तो उनका क्या होगा। माफ़ करना पापा, लेकिन हम अपना ऑपरेशन नहीं करवा सकते और ना ही आपको लिवर दे सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, हम पैसा देने के लिए मनाही नहीं करते हैं। कोई भी डोनर मिल जाए तो आप बात कर लीजिए माँ, उसे हम कितना भी पैसा दे देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो अवंतिका जी ने अपने बच्चों का मुंह झाड़ दिया और उनसे बोली, पैसे की धौंस तुम किसको दिखा रहे हो? कोई एहसान नहीं कर रहे हो, यह पैसा उसी इंसान का है जो अंदर अभी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है। उसका पैसा उसी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह तो तुम कर नहीं सकते। पैसों का एहसान मत दिखाओ, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी झांकना मत, दफा हो जाओ। गुस्से में अवंतिका जी ने अपने बच्चों को अस्पताल से भगा दिया। अवंतिका जी का ऐसा बर्ताव देखकर अभी को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें शांत कराया। अभी ने ही डॉक्टर से बात की और कहा कि सर आप प्लीज़ जल्द से जल्द रिपोर्ट्स मंगाइए ताकि हमें पता चल सके कि मेरा लिवर मैच हो रहा है या नहीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की और अगली सुबह तक बता दिया कि अभी अगर चाहे तो अपने पिता को अपना लिवर दे सकता है। लेकिन अभी की इस बात पर उसकी माँ ने सहमति नहीं जताई, बल्कि उसे मना किया। कहा कि बेटा मैं तुझे यह नहीं करने दूंगी। ईश्वर ना करे कल को तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तेरे पापा का क्या होगा? हम ढूंढते हैं कोई और रास्ता। अगर कोई और रास्ता नहीं बचेगा तो फिर जैसा तू बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। अपनी माँ के कहने पर अभी ने एक और दिन रुकने का फैसला किया और डोनर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई डोनर नहीं मिला। तो अभी ने ही अपनी माँ को समझाया कि माँ अगर आप दोनों ही नहीं हो तो मेरा भी कोई वजूद नहीं है, आप दोनों से ही मेरी ज़िंदगी है। मैं क्या करूँगा ऐसी ज़िंदगी का जहाँ आप दोनों ही ना हो। पापा को बचाने के लिए मैं अपना लिवर तो क्या अपना दिल भी दे सकता हूँ। यह बात कहकर सच में उसने अपने पापा और माँ दोनों का दिल जीत लिया और उसी दिन डॉक्टर ने उन दोनों का ऑपरेशन किया और आखिरकार अवधेश जी का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया। और इधर बेटा और बहू जो कि बस आस लगाए बैठे थे कि आजकल में जैसे ही कागज़ उनके हाथ लगेंगे वह अपने पिता से दस्तखत करवा लेंगे अपनी उस वसीयत पर। और उनकी तरफ से तो उनके पिता मर ही चुके थे, क्योंकि अब तक महीने के 28 दिन बीत चुके थे और उन्हें पता था कि कोई डोनर नहीं मिला है तो पिताजी की मौत निश्चित है। और आज जब 29वां दिन था तो दोनों बेटे हाथ में वसीयत के कागज़ लिए अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। साथ में उनकी पत्नियां भी थीं, लेकिन अस्पताल पहुंचकर देखा तो पाया कि उनके पिताजी तो वहां हैं ही नहीं। वह तो पहले ही डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्हें अभी के बारे में कुछ पता नहीं था कि अभी ने अपने पिता की जान बचाई है। अभी की माँ जो अभी तक पूरी तरह हष्ट-पुष्ट थीं, उन्होंने अभी को अपने पति को और अपने कुछ सर्वेंट्स की हेल्प से उन्हें अपने फार्म हाउस तक पहुंचा दिया और वहीं पर उनकी देखरेख की। 2 नर्स भी रखी उन्होंने अपने साथ और वह उनका पूरा ख्याल खुद भी रखती थीं। इधर बेटे बहू सोचने लगे कि अचानक पापा कहाँ चले गए। फिर खुद ही सोचा कि माँ अगर कहीं और भी लेकर गई होंगी तो भी निराशा ही हाथ लगेगी उनके और वापस फिर से घर ही आएंगे, क्योंकि पापा के लिए डोनर मिलना आसान नहीं होगा और कितना भी बड़ा अस्पताल हो कोई कुछ नहीं कर सकता। वे लोग चुपचाप अपने घर जाने लगे कि तभी उन्हें पता चला
कि अभी ने अपने पिता को अपना लिवर दे दिया है। यह सुनते ही उन सबके तो जैसे अरमानों पर पानी फिर गया। उन्हें अपने पिता की जान बचाने से ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह पूरा नहीं होगा। ना ही वसीयत की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़मीन जायदाद उनके नाम होगी। और अभी उसने अपना लिवर क्यों दे दिया? फिर वे लोग सोचने लगे कि किसी तरह से वे लोग अभी को सच्चाई बताएंगे और उसके बाद अभी खुद ब खुद उन लोगों से दूर हो जाएगा। यही सोचकर वे लोग अपने माँ बाप को ढूंढने लगे और जैसे ही ढूंढते ढूंढते फार्म हाउस तक पहुँचे तो उन्हें वहाँ जाकर पता चल गया कि उनके माँ बाप अभी के साथ वहीं पर हैं। अब तक धीरे धीरे अभी और अवधेश जी दोनों ही रिकवर करने लगे थे। दोनों बाप बेटे साथ में उनकी पत्नी बगीचे में टहल रहे थे कि तभी उनके दोनों बेटे अंदर दाखिल हुए और कहने लगे, क्या हुआ? आप अचानक से बिन बताए यहाँ फार्म हाउस में क्यों आ गई माँ? घर क्यों नहीं गई? और हमें आपने सर्जरी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? बताइए मुझे, आपने क्यों नहीं बताया इस बारे में हमें कुछ भी? अपने बेटों का अजीब बर्ताव देखकर अवधेश जी बोले, यह किस तरीके से बात कर रहे हो तुम दोनों अपनी माँ से? अगर वह मुझे यहाँ लेकर आई है तो कोई ना कोई कारण होगा और वह कारण जानने का अधिकार सिर्फ मुझे है। मेरी पत्नी से केवल मैं सवाल कर सकता हूँ और कोई नहीं। चलो जाओ यहाँ से। जब हम ठीक हो जाएंगे तो अपने आप घर आ जाएंगे। इतनी ही देर में गुस्से में उनका बड़ा बेटा कहने लगा, तो पूछिए ना इनसे कि क्यों आपको लेकर यहाँ आ गईं और क्यों इन्होंने उस दूसरे बच्चे की जान खतरे में डाल दी। आपकी जान बचाने के लिए इन्होंने उस अवी का फ़ायदा उठाया, जबकि वह इनका सगा बेटा नहीं है। इसीलिए इन्होंने उसकी जान खतरे में डाल दी है ना? वरना लिवर तो मेरा और भाई का भी मैच कर रहा था और डॉक्टर्स ने कहा भी था इनसे, लेकिन इन्होंने मुझे तो साफ साफ मना कर दिया कि अभी मेरा परिवार है, मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और अभी क्योंकि वह उनका सगा बेटा नहीं है तो इसीलिए उसके बारे में इन्होंने सोचना ज़रूरी नहीं समझा। यह सब बातें वह जानबूझकर अभी के सामने कह रहा था ताकि अभी इन सब बातों से चिढ़ जाए और खुद को पराया महसूस करे, यहाँ से उन्हें छोड़कर चला जाए। और फिर यह कहता हुआ वह अभी के पास गया और बोला, मेरे भाई, तूने यह सब क्या कर दिया? एक बार हमसे पूछा तो होता। माँ पापा अपने लिए इतने स्वार्थी हो गए, इन्होंने तेरी जान का भी नहीं सोचा। तेरी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, आगे तू कैसे जिएगा? कल को तुझे कोई परेशानी होने लगी तो? यह कहते हुए उसने अवी को अपने गले लगाया तो अवी ने अपने भाई से कहा, भैया, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी इतनी चिंता है, पर क्या आपको इतनी चिंता जितनी मेरी हो रही है उतनी ही चिंता अपने सगे पिता यानी कि पापा की नहीं हुई? क्या कहा आपने कि मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ? अच्छा ही है कि मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ, वरना सगा होता तो शायद आप लोगों के साथ में मैं भी आप जैसा बन जाता और अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगता। बहुत खुश हूँ मैं कि मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ। तभी मुस्कुराती हुई अवंतिका जी आगे आईं और बोलीं, तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ आकर हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करोगे और मैं ऐसा होने दूंगी? तुमने सोचा होगा कि तुम तो अपने इरादों में नाकामयाब हो गए। अब तो बस एक ही तरीका है कि इनके बेटे यानी कि अभी को इनसे अलग कर दिया जाए। तभी तो तुम अपने इरादों में कामयाब हो सकते थे, क्योंकि फिर तुम्हें लगा कि हम दोनों लाचार और बेसहारा और मजबूर हो जाएंगे। जब हमारे पास हमारा कोई सहारा नहीं रहेगा तो तुम्हारे सहारे के लिए हम तुम जो कहोगे वह मान लेंगे, है ना? यही सोचा था ना तुमने? तो उनके बेटे अपनी माँ के आगे सीधे बनने लगे और कहने लगे, मुझे तो बस अभी की चिंता हो रही थी, इसीलिए उसे सच बताया। आप अचानक हमें बिना बताए यहाँ क्यों आ गईं? तो अवंतिका जी बोलीं, और तुम्हें क्या बताकर आती और तुम्हें बताकर क्या करती? तुम क्या समझते हो मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने क्या सोच रखा था? अगर मैं तुम्हारे इंतज़ार में वहाँ अपने पति को लेकर बैठी रहती तो पैसे की भूख में न जाने तुम कब मेरे पति की जान ले लेते। इसीलिए तुम्हें बिना बताए तुमसे दूर आना तो बहुत ज़रूरी था। पैसे के लालच में तुम बिल्कुल अंधे हो गए थे और इसीलिए ना ही तो मैं ना ही अपने पति की और ना ही अपने बेटे की जान खतरे में डालना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आ गई। इन सब बातों से अवधेश जी को अब सब कुछ समझ आ रहा था,
लेकिन फिर भी अवधेश जी ने पूछा कि अवंतिका, अब मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि बात क्या है। तब अवंतिका जी ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी, जो भी बात उन्होंने अपने बेटों की सुनी थी। उसके बाद कैसे उनका ध्यान डॉक्टर को छोड़कर केवल वकील के ऊपर था। वह तो ईश्वर की नज़र सीधी थी कि वह कागज़ किसी कारण बनकर उनके पास नहीं पहुंच पाए। जिस दिन वह वकील आ रहा था, उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वह कागज़ भी कहीं गुम हो गए। वरना यह लोग बस आपकी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवाने के बाद आपको पलटकर देखते भी नहीं। पूछिए इनसे, इन्होंने ऐसा किया था या नहीं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर अवधेश जी चौंक गए और अपने बेटों की ओर देखने लगे। तो वह बोले, पापा, जब आपकी जान को खतरा था और डॉक्टर ने कहा कि आपके पास समय नहीं है, 15 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे, बचे हुए 15 दिन में डोनर मिलने के चांसेस बहुत कम थे, तो हमने सोचा कि आप अपने जीते जी हमारा बंटवारा कर जाइए। आपके जाने के बाद फिर परेशानी होती। तो अवधेश जी सोफे पर बैठते हुए कहने लगे, परेशानी होती? कैसी परेशानी होती? क्या मैं मर जाता तो तुम लोग इतने छोटे हो कि तुम लोग आपस में मेरी ज़मीन जायदाद को भी नहीं बांट सकते थे? तो उनका बेटा बोला, पापा, हम कैसे ही बंटवारा करते। आपकी 3 फैक्ट्री में कौन कौन सी फैक्ट्री मुझे मिलती और कौन कौन सी बड़े भैया को मिलती, हम कैसे पता करते। और फिर क्या पता आप कुछ हिस्सा दीदी को भी देने लगो। घर का तो हम सब देख ही लेते, और फिर अभी आपके जाने के बाद आकर यह भी अपना हिस्सा मांगने लगता तो अवधेश जी ने अपने बेटों की बात सुनकर आश्चर्य जताते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी औलाद की परवरिश ऐसी की है कि उन्हें अपने पिता की जान से ज़्यादा उनकी जायदाद की चिंता है। खैर, तुम लोग परेशान मत हो, मैं अपने जीते जी ही तुम्हारा बंटवारा करके जाऊंगा। अभी तुम लोग आराम से घर पहुंचो, मैं खुद वहां आकर तुमसे मिलूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने बेटों को भेज दिया और उनके बेटे अब निश्चिंत थे कि पापा आकर बंटवारा कर ही देंगे और हम दोनों भाइयों में हमारी प्रॉपर्टी बराबर बराबर बंट जाएगी। उसी के हिसाब से वे आगे के सपने देखे बैठे थे कि 1 हफ्ते बाद अवंतिका जी और अवधेश जी अपने घर जा पहुँचे। घर जाकर उन्होंने अपने बेटों को आवाज़ लगाई और कहा कि यह कोर्ट के पेपर्स हैं, इसमें मैंने अपनी पूरी जायदाद का बंटवारा कर दिया है। बेटों ने तो सोचा कि उनकी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, लेकिन अवधेश जी ने अपनी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से किए और उन 5 हिस्सों में से एक एक प्लॉट अपने बड़े और छोटे बेटे के लिए दिया और 3 हिस्से उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे अभी के लिए रखा। साथ ही अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा प्लॉट उसके नाम कर दिया। यह देखकर उनके बेटे बौखला गए और कहने लगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपकी सगी औलाद हैं, आप हमारे बराबर हिस्सा इसे कैसे दे सकते हैं? यह तो आपका अपना भी नहीं है। तो अवधेश जी ने अपने बेटों से कहा कि शुक्र मनाओ जो मैं तुम्हें रोड पर लाकर नहीं छोड़ रहा, वरना काम तो तुम्हारे इतने भी अच्छे नहीं हैं कि मैं तुम्हें इतना भी दूं। शुक्र मनाओ मेरा कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ रहा। क्या तुम सगा सगा सौतेला सौतेला लगाए बैठे हो? तुमने सगा होकर कौन से तीर मार लिए? मुझे मरने के लिए ही छोड़ गए ना अस्पताल में। यह मेरा सगा न सही, पर सगे बेटों से कई गुना बढ़कर है, जिसने मेरी जान बचाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें अपना परिवार, अपनी आगे की जिंदगी दिखाई देने लगी और उसे सिर्फ अपने पिता की जान बचाना दिखाई दिया। तुम क्या सोचते थे कि तुम हमारे परिवार में फूट डालकर अपने सपने पूरे करोगे? तुम्हारी माँ ने अभी को सब कुछ पहले ही बता दिया था। जितना प्यार दिखावे का तुम अभी को जता रहे थे ना, उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ उससे करती है। तो भला वह कैसे अपने बेटे के सामने इतना बड़ा झूठ बताकर उसे इतना बड़ा बलिदान देने दे सकती थी? तब अवंतिका जी ने बताया कि जब अभी ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो गया था, तभी अवंतिका जी ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था और कहा कि बेटा, तुझे अपनी जान खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सब ईश्वर की मर्जी है। और उन्होंने अभी को साफ साफ मना कर दिया था। अभी तब भी यह सब सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा और वह यही सोचता रहा कि यह मेरे सगे माँ बाप नहीं है। पहले तो उसे यह सोचकर बहुत दुख हुआ, फिर उसने खुद को समझाया कि माँ बाप भी होते तो क्या वह उसे इससे बेहतर जिंदगी दे सकते थे? क्या वह उसे इससे ज़्यादा प्यार दे सकते थे जो उसके माँ बाप ने उसे दिया है? उन्होंने जो कभी सौतेले और सगे में फ़र्क ही नहीं किया। और आज भी जब उसकी माँ ने उसे सच बताया
तो केवल उसकी जान बचाने के लिए। यह सोचकर उसने अपने माँ बाप का ही साथ देने का निश्चय किया और अभी अपने माँ बाप को पहले की ही तरह प्यार करता है। अब दोनों बेटे शहर से दूर बने फार्म हाउस में रहते हैं और शहर के बीचों बीच बने घर में अभी अपने माँ बाप के साथ रहता है। पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा होने के बाद उन दोनों बेटों के हिस्से में जो भी आया वह उसे लेकर संतुष्ट तो नहीं थे, लेकिन फिर पुलिस के आगे उनकी चलती भी नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ना मिलने से बेहतर है जो कुछ मिल रहा है उसे लेकर चुपचाप बैठ जाएं और अभी अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगा और साथ ही वह उनका काम भी संभालने लगा। अवधेश जी और अभी दोनों मिलकर ऑफिस जाया करते, तो उसके बाद उन्होंने ऑफिस के साथ साथ अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया और 2-4 साल बाद ही उन्होंने एक अच्छी लड़की देखकर अभी की शादी कर दी और अभी अपनी पत्नी की जी हुजूरी करने से ज़्यादा अपने माँ बाप की बात सुनने में ध्यान देता था और उसने अपनी पत्नी को भी सब कुछ समझा दिया था कि मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगे तो तुम केवल मुझे बताओगी। मेरे माता पिता से कभी भी उल्टा जवाब देने की कोशिश मत करना और ना ही उनके साथ कभी कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश करना। और उस लड़की ने भी अभी की इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखा और अवधेश जी और अवंतिका जी का पूरा पूरा ध्यान रखा। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना ही तो काम करने वालों की, ना ही जी हुजूरी करने वालों की। अभी की पत्नी को कोई काम नहीं था, लेकिन वह अपने सास ससुर की बहुत इज्जत किया करती थी और ऐसे ही वे सब लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और उनके दोनों बेटे शहर से दूर पड़े कहीं अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे, पर वैसे नहीं जैसे उन्होंने सपने देखे थे। और इधर अवंतिका जी और अवधेश जी अभी और उसकी पत्नी के साथ खुशी खुशी बिल्कुल अपने सपनों की जिंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों यह था इस कहानी का संपूर्ण भाग। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।